मार्वल यूनिवर्स दी एंड के अंदर लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक अजीबोगरीब इंसान जो कि इजिप्ट का फौरा होता है, वो अपने पुराने टाइम से लौट कर दोबारा हमारे प्रेजेंट टाइम के अंदर आ जाता है और इस वक्त अब इसके पास एक अनोखी शक्ति होती है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अपने सामने पेश करता है, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक अब जो है हर चीज जो है उसके मुताबिक चलेगी। अब कोई गवर्नमेंट्स वगैरह जो है इस तरह से काम नहीं करेंगी जिस तरह से किया करती थी और हर कोई जो है उसको जवाब देगा और जो कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होगा तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जो है पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम को पूरे के पूरे न्यूयॉर्क सिटी के बिल्डिंग से ऊपर टांग देता है ताकि सब लोग देख सकें कि जो कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होगा उनका यही हाल होगा। और दूसरी तरफ इस सारी कहानी को जो हमें थैनोस खुद सुना रहा होता है और थैनोस ने अपनी एक नई टीम बनाई होती है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, क्विकसिल्वर, हल्क, नेमोर और कैप्टन मार्वल मौजूद होते हैं और उन लोग का मिशन ये होता है कि वो लोग इसको चेक करेंगे जाके कि इस सब का ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ। और साथ में दूसरी तरफ डॉक्टर डूम जो है वो भी उसके पीछे अपना कैमरा छोड़ देते हैं और उसकी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आगे एवोल्यूशन एक ऐसा मेथड है जो कि अपने फ्यूचर के ऑर्गेनिजम्स को रेडी करता है, वो उनको तैयार करता है। एक हाईली फ्लूइड एनवायरनमेंट को जो है हमेशा तैयार रहना चाहिए चेंज के लिए। अगर वो उस चेंज के लिए तैयार नहीं रहेगा तो वो जो नया चेंज है वो उनको कुचलते हुए आगे निकल जाएगा और उनका वजूद मिटा दिया जाएगा। रूल सिंपल है, अडेप्ट करो या फिर मिटा दिए जाओ। और इस तरह फेरो अखेनाटन को माइट को जो है उन्होंने चैलेंज कर दिया था, तो थॉर और ज़्यूस के लिए अब काफी ज्यादा मुश्किलें सामने आने वाली थी और उनकी एडेप्टिव रेजिलेंसी को टेस्ट किया जाने वाला था और उनको इस बात का अंदाजा होने वाला था कि हर एक चीज इस यूनिवर्स के अंदर रिलेटिव है, चाहे वो गॉड्स की खुद की पावर से क्यों ना हो। और इस तरह हम यहाँ से ज़्यूस और थॉर के पास शिफ्ट होते हैं और थॉर बोलता है कि हम इस वक्त किस जगह पे मौजूद हैं। ज़्यूस तो बोलता है कि इस जगह को न्यूट्रल टेरिटरी कहा जाता है। थॉर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दूसरे गॉड्स और मोनार्च आके मिलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम इस तरह के मैटर्स को डिस्कस करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे मेरा अंदाजा है कि हमें मदद मिलेगी जिसकी हम इतनी मुश्किलों से तलाश कर रहे हैं। तो थॉर बोलता है तो तुम्हें लगता है वाकई में जो चीज़ हम लोग चाह रहे हैं कि वो लोग उसको यहाँ पे ढूंढने के लिए आएंगे, मतलब वो हमारी मदद करेंगे? तो बोलता है कि अगर मेरी बात मानो तो ये उनकी यूनिवर्स भी है, सिर्फ हमारी नहीं है और इस वक्त इस पूरी यूनिवर्स का एक जैसा ही हाल है। और वहीं पर थैनोस बताता है कि एक तरफ यहाँ पे ये हो रहा था और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम वो भी इस यूनिवर्स को बचाने की हर एक कोशिश कर रहा था। और वो बोलता है डॉक्टर डूम अखेनाटन की जगह को एक्सप्लोर करना एक अलग ही मैडनेस वाली जर्नी है, मतलब उसके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि मैंने कभी देखी नहीं है। और अब ये आखिरकार क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है कि एक चैम्बर के अंदर कुछ इंसेक्ट को पकड़ा हुआ है, लेकिन मैंने जब गौर किया तो पता चला कि इस फियोरो ने जो है बहुत सारे टाइम ट्रेवल्स को एक साथ जमा किया हुआ है। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसने एक चैम्बर के अंदर जितने भी बड़े बड़े टाइम ट्रेवल्स है इस यूनिवर्स के उन सबको कैद किया हुआ है, जिसमें खुद डॉक्टर डूम भी मौजूद है और कैंग द कॉन्करर जैसे बड़े बड़े टाइम ट्रेवल्स मौजूद हैं। तो डूम बोलता है कि इसका तो मैं भी एक हिस्सा बना हुआ हूँ इस डिस्प्ले का, मतलब इसने किसी न किसी पॉइंट के अंदर फ्यूचर में मुझे भी पकड़ लिया है। मतलब इसका ये है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है एक्ट करने के लिए, मेरा टाइम लिमिटेड है। इस पूरे के पूरे हिडियस टैबलेट ने एक चीज़ तो मेरे सामने रिवील कर दी है अखेनाटन की कि उसका फियर और वीकनेस क्या है, उसका पास्ट उसकी वीकनेस है। जिस वक्त उसने जो है अपनी ये वास्ट पावर्स को हासिल नहीं किया था जो अब ये कर चुका है और उसको रूथलेसली वील्ड कर रहा है। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये ट्रूली वाकई में इजिप्ट का कभी कोई फेरा हुआ करता था। लेकिन वो स्क्रीन के एंड की तरफ क्या है? कंप्यूटर इसको मैग्नीफाई करके दिखाओ। और इस तरह से हम देखते हैं कि कंप्यूटर देखता है कि वहाँ पे एक छोटी सी चीज़ होती है और जब उसको वो मैग्नीफाई करता है तो वो एक कैमरा होता है। और डूम बोलता है कि इनक्रेडिबल, एक और छोटा सा कैमरा यहाँ पे किसी ने लगाया हुआ है और ये इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है कि ये मेरे से भी बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन आखिरकार ऐसा और कौन हो सकता है जो कि अखेनाटन के ऊपर इतनी नज़र रख रहा है? और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि थैनोस होता है और वो उसका स्पाई कैम होता है। वहीं पर थैनोस बोलता है कि ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है सुनने में कि डूम जो है अभी तक सर्वाइव कर रहा है और ये काफ़ी रिमार्केबल है। मैं इस बात पे उम्मीद करता हूँ कि उसका लक शायद इसमें चल जाए और हमने जो डेटा जमा करा है अखेनाटन के से पास से वो हमारे कुछ काम आ जाए, क्योंकि इस वक्त हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं, एक ऐसे दुश्मन के सामने हैं जिसके सामने हमारी पावर्स कुछ भी नहीं है, हमारी पावर्स बचकाना लगती हैं। मैंने तुम लोगों को सिर्फ इसीलिए नहीं बचाया क्योंकि मेरी तुम लोगों से कोई दोस्ती या दुश्मनी है, मैंने सिर्फ इसीलिए बचाया ताकि हम लोग उसके सामने एक लास्ट स्टैंड एफर्ट कर सकें। अगर हमें इसमें जीत चाहिए तो हमें स्टेल्थ के जरिए ही करना पड़ेगा, हम उससे सामने जाके डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं। तो कैप्टन मार्वल पूछते हैं तो इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है तुम्हारा? तो हल्क बोलता है कि इसका मतलब यह है कि तुम बात बहुत करते हो। हल्क जो है उस शैडो मैन को आराम से स्मैश कर सकता है। तो वहीं पे थैनोस बोलता है कि तुम्हारा ये बचकाना प्लान और हरकत जो है हमें सिर्फ मौत देगा और कुछ भी नहीं हल्क। तो वहीं पे हल्क को गुस्सा बोलता है कि तुम बोलते हो कि हल्क मरेगा, अभी शायद हल्क तुम्हारा कहीं मुंह तो ना तोड़ दे। तो वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वो तुम्हें यहाँ पे कोई धमकी नहीं दे रहा है हल्क, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो हर बात पे? तो वहीं पे कैप्टन मार्वल बोलता है क्या ये हमेशा से इसी तरह होता है नेमोर? तो नेमोर बोलता है कि मार्वल मेरे ख्याल से आज इसका काफी दिन अच्छा है, वरना इससे बदतरीन मैंने देखे हैं। स्ट्रेंज अपने कुत्ते का पट्टा खींच के रखो वरना ये मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। और बोलता है कि जब हम लोग इस तरह के और सिचुएशन से लड़ रहे हो जहाँ पे जीतने का कोई सहारा नजर ना आ रहा हो तो हमें वहाँ पे खामोशी से काम करना चाहिए,
हम इस तरह से कोई और एक्शन अगर अख्तियार करते हैं तो वो सीधा सीधा सुसाइड मिशन होता है और उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। तो वहीं पे मार्वल बोलता है कि ये काफी ऑड बातें हैं जो कि आज हमें तुमसे सुनने को मिल रही हैं। तुम एक नाइलिस्ट रह चुके हो, इस यूनिवर्स को खत्म करने वाले। तो बोलता है कि हाँ, मैं फॉर्मर नाइलिस्ट था कैप्टन, लेकिन अब उस रास्ते से मैं काफी टाइम पहले ही आगे बढ़ चुका हूँ और इस वक्त हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें काम करने की जरूरत है। तो कैप्टन मार्वल बोलते हैं तो ये बताओ कि हमारा प्लान क्या है। तो थैनोस बोलता है हमारा प्लान वो बहुत ही सिंपल है, हमें जो है सिर्फ इस बात का पता लगाना है कि अखेनाटेन की वास्ट माइट का सोर्स क्या है। और थैनोस बताता है कि उस तरफ जहाँ हम लोग ये प्लानिंग कर रहे थे तो वॉर ऑफ काउंसिल वो एक साथ जमा हुई भी थी, अ गैदरिंग ऑफ गॉड्स। और इस तरह हम ज़्यूस के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि माय फेलो एस्ट्रल रीजेंट्स, मैं तुम लोगों का स्वागत करता हूँ। और इस तरह हम यहाँ पे बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जो है पैंथियंस के गॉड्स यहाँ पे आना शुरू होते हैं, जिसमें गॉड विष्णु निर्वाणा से आए हुए होते हैं, नाकश अतार से आया हुआ होता है, होरस जो कि इनैट से आया हुआ होता है और कुनाब कुन आया हुआ होता है। और इस तरह के मुख्तलिफ गॉड्स यहाँ पे आए हुए होते हैं जो कि ज़्यूस और थॉर को ज्वाइन करते हैं। तो वहीं पे गॉड विष्णु जो होते हैं बोलते हैं बहुत अजीब सी बात है लॉर्ड हॉरस कि इस मीटिंग में आप सबसे ज़्यादा देर से आ रहे हैं, जबकि ये जो खतरा उभरता हुआ आ रहा है ये एंशियंट इजिप्ट से ही आ रहा है। तो बोलता है कि हाँ, मेरे डिले की वजह ये ज़रूर थी कि मैं सबके लिए प्रिपेयर होकर आ रहा था ताकि मैं तुम लोग के सामने कुछ बात कर सकूँ मास्टर विष्णु, और इसके अलावा और कोई ख़ास बात नहीं है। तो ज़्यूस बोलते हैं कि अब हमारे पास जो है वक्त आ गया है कि हमें एक साथ यूनाइटेड होना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। हम इस वक्त बहुत खतरनाक सिचुएशन में पड़ चुके हैं जहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ एक है कि हमें एक साथ काम करना ही होगा। लेकिन अगर हम एक साथ भी हो जाए तो मुझे डर है कि शायद हम तब भी इतने ज़्यादा पावरफुल ना हो सकें कि हम उस कॉन्करर को रोक सकें। विष्णु बोलते हैं कि यहाँ पे अभी और भी गॉड्स हैं जिनको हमने बुलाया है, वो जिनको लोग भुला चुके हैं। तो बोलता है ज़्यूस कि अब हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उनका इंतजार करें, हमें जो है अब आगे प्रोसीड करना ही होगा, वरना हो सकता है कि हम काफ़ी देर कर दें। तो वहीं पे एक और गॉड होता है, वो बोलता है कि लेकिन इस दुश्मन के हवाले से हमारे पास जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो वहीं पे लॉर्ड हॉरस बोलते हैं इस चीज़ के अंदर मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। और वहीं पे थैनोस बोलता है अगर बात की जाए इंटेलिजेंस गैदरिंग की तो दूसरी तरफ और वहीं पे जो है हम डॉक्टर डूम के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बोलता है कि अखेनाटेन ने रिचर्ड को मार दिया। रीड को मारने का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं था, रीड को सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ और इसके लिए उसको अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इस अखेनाटेन की मॉन्स्टरस ईगो ने जो है उसकी कमजोरी का मुझे एक और नक्शा दे दिया है। फर्स्ट ग्लैंस में तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई पहले से क्लासिकल इजिप्शियन मॉन्फेट, लेकिन इसको देख के ये बात साफ जाहिर है कि ये अबडक्शन, डेथ और रीबर्थ की बात यहाँ पे हो रही है। ये कोई रिलीजियस मिथ नहीं है बल्कि ये एक एलियन अबडक्शन है जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता था। और इस फूल ने तो मुझे डेट और टाइम भी दे दिया उस दिन का जब ये चीज़ हुई थी, और हो सकता है कि इसके बदले उसने मुझे विक्ट्री का एक पाथ ही दे दिया हो, क्योंकि हम देखते हैं कि इसके महल के अंदर एक टैबलेट बना हुआ होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं कि किस तरह से इसको ये वास्ट पावर्स मिली हैं, कि उसको किस तरह से एलियंस ने जो है अबडक्ट करा था और अपने पास ले जाके ये सारी पावर्स दी हैं। और इसने यहाँ पे वो डेट और टाइम भी मेंशन किया हुआ था जब उसको यहाँ से ले जाया गया था। तो वहीं पे थॉर बोलता है कि ऑनरेबल हॉरस, ये आग वाला प्याला इसका यहाँ पे क्या काम है, मुझे बताओगे तुम। तो वहीं पे ज़्यूस बोलते हैं कि इसको आई ऑफ रा कहा जाता है, इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं छुप सकता है, यहाँ तक कि अखेनाटेन का पुराना सीक्रेट वो भी इसके सामने नहीं छुप सकता है। और वहीं पे वो दूसरा गॉड बोलता है क्या तुम इस विलन को जानते हो पर्सनली। तो बोलता है कि ए कुनाबकू, जब ये ह्यूमन हुआ करता था तो इसने पुराने गॉड्स के ऊपर अपनी पीठ फेर ली थी। इसने अपने लोगों को फोर्स किया था कि वो दूसरे गॉड यानी सन गॉड एटेन को पूजा करें, और इसकी इस करतूत के लिए हमने इसको जो है श्राप दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो जो श्राप हमने इसको दिया था वो लौट के हमारे पास ही आ गया है। तो वो गॉड्स बोलते हैं कि अब जो कुछ भी हुआ था पास्ट के अंदर, लेकिन अब हमें चीज़ें ठीक करनी होंगी। तो वहीं पे लॉर्ड हॉरस बोलते हैं कि बिल्कुल जस्टिस को हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए होगी, हमें नॉलेज चाहिए होगी। और हम देखते हैं कि इस तरह वो इस बॉल के अंदर अजीब गरीब मंत्र पढ़ रहा होता है जिसके जरिए बेसिकली वो यहाँ से जो अखेनाटेन का ओरिजिन जानने की कोशिश कर रहा होता है कि किस तरह से उसको ये इंसेनली जबरदस्त किस्म की पावर्स मिली हैं। तो वो ज़्यूस बोलते हैं क्या अखेनाटेन इस बात को जान नहीं रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हॉरस बोलता है कि मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि उसको ये ना पता हो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ इस मीडियम के जरिए पता लगा सकता हूँ कि उसकी पावर्स कितनी ज़्यादा इंसेन है। वो जो है वो तो गॉडहुड से भी ज़्यादा बियॉन्ड हो चुकी हैं, और यहाँ तक कि अब वो पावर्स इतनी बढ़ चुकी है कि वो हमारी यूनिवर्सल प्राइम फोर्सेस को हिला रही हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है कि ये जो गॉड्स हैं अब वो इसकी पावर से डर रहे हैं। उनके मुताबिक इसकी पावर्स एक गॉड लेवल पावर से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और एक यूनिवर्सल लेवल पे आ चुकी है, जिसकी वजह से पूरी यूनिवर्स इफेक्ट हो रही है। यहाँ तक कि जो इसकी इनर सेंचुरी है वहाँ पे भी रियलिटी काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड की गई है और वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि इस वक्त अखेनाटेन ने जो है एक आदमी को कैद किया हुआ होता है, और बेसिकली ये मैं आपको बता चलूँ शॉर्ट करके कि ये दरअसल वो है जिसने इसके आबाद के आने वाले बेटे की जान ली थी ताकि वो थ्रोन के ऊपर बैठ सके, मतलब इजिप्ट का ये दूसरा राजा है, और इसीलिए इसने जो है इसको टाइम स्पेस से क्रिएट करके दोबारा यहाँ पे लेकर आया ताकि वो उसको अपने तौर से सज़ा दे सके। और वो दो गॉड्स बोलते हैं कि ये काफ़ी ख़तरनाक बात है कि इसने एक आत्मा को जो है अपने पास बुलाया है और उसको कैद करके रखा है, जबकि ये फीट तो हम लोग भी नहीं कर सकते, ये हम गॉड्स की बस की बात भी नहीं है किसी मरे हुए इंसान की आत्मा को हम कैद करके रखें।
तो वहीं पे लॉर्ड हॉरस बोलता है कि इसकी पावर्स देख के तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जिस तरह हमारे सामने इंसान है, मतलब हम गॉड्स उसके सामने एक इंसानों की तरह हैं, मतलब जिनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन मेरी दिल की बात ये कहती है कि चाहे एक सितारा कितना भी बड़ा हो, उसकी कोई ना कोई वीकनेस तो ज़रूर होती है, और अकेनाटेन की वीकनेस वो भी हमारे सामने रिवील्ड हो ही जाएगी। और इस तरह हम देखने के डॉक्टर डूम जो है वो भी बैठ के सारी चीज़ें देख रहा होता है, और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि एग्जैक्टली उस वक्त क्या दिन था, क्या टाइम चल रहा था जब उसको एलियंस ने अटैक करा था, और वो इस बात को काफ़ी हद तक पता भी लगा लेता है। लेकिन वो बोलता है कि मेरे पास सारे सवालों के जवाब तो आ गए हैं, सारी टाइमिंग्स आ गई, लेकिन उस वक्त तुम कहाँ मौजूद थे जब सेलेस्टियल ऑर्डर ने तुम्हें रिक्रूट करा था, तुम उस वक्त एग्जैक्टली थे कहाँ पे? और वहीं पे वो बोलता है, क्या तुमने मेरे 17 साल के बेटे के ऊपर मर्सी दिखाई थी? नहीं ना, तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे कोई मर्सी दिखा सकता हूँ? और इस तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो उस आदमी को उसने कैद किया होता है उसको यहाँ पे एक बहुत बुरी मौत देता है और उसके पूरे टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो लॉर्ड हॉरस बोलते हैं कि अनबिलीवेबल, उसने जो है इस वक्त एक स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मतलब एक आत्मा को उसने अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और मुझे नहीं पता था कि इस तरह का डार्क फीट इस यूनिवर्स के अंदर शायद पॉसिबल भी है कि नहीं। और वहीं पे बोलता है कि रेस्ट इन पीस माय सन, तुम्हारी मौत का बदला आज मैंने ले लिया है, और अब मुझे अपने उस काम के ऊपर वापसी लौट जाना चाहिए जो कि सेलेस्टियल ऑर्डर के लिए ज़रूरी है, ताकि मैं उस लिमिटलेस माइट को जो हूँ कैरी कर सकूँ जो कि मुझे दिया गया है। और मैं उस पावर की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि पहले मेरी कभी हुआ करती थी, बल्कि मैं अपनी इस नई ट्रू पावर की बात कर रहा हूँ। अब मैं किंग सिर्फ अपर और लोअर का नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स का बनना चाहता हूँ। मेरा एम्पायर जो है इस अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा और सबसे शक्तिशाली बड़ा एम्पायर होगा। अब मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उस वक्त जो मेरे पास हुआ करता था, जिसको मैं बहुत कुछ समझता था, अब तो वो चीज़ मेरे सामने कुछ है ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। उस वक्त का अकेनाटेन जो है अब मेरे अकेनाटेन के सामने कुछ है ही नहीं। उसने जो उस वक्त भी बहुत कुछ बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन अब वो ऐसा लगता है कि बच्चों का एक ख्वाब था। लेकिन अब जो मेरे पास है वो पहले से कुछ ज़्यादा ही है, एक ऐसा ख्वाब जिसको मुकम्मल करने में मुझे 5000 साल लग गए और मैंने इसको आखिरकार रियलाइज़ कर ही लिया। और वो इस तरह यहाँ पे जो है अपना पुराना दौर याद कर रहा होता है कि किस तरह से उसकी पावर्स एक बचकाना तौर की हुआ करती थी उस ज़माने में, जो कि उसको उस वक्त सुप्रीम लग रही होती थी। ये बात सच है कि उस वक्त भी मेरे पास जो है हज़ारों लोगों की मौत और ज़िंदगी मेरे हाथों के नीचे हुआ करती थी। मैं डिसाइड कर सकता था कि कौन मेरे लिए जिएगा और कौन मेरे लिए मरेगा। लेकिन उस वक्त भी मुझे इस बात पर विश्वास था कि मेरे लिए इन सब चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही जो है इंतज़ार कर रहा है। मैं जो हूँ इस एंशियंट बिलीव्स के बहुत ज़्यादा आगे देखा करता था। मुझे यकीन था कि कोई ना कोई ऐसी ग्लोरी है जो कि मेरे लिए इंतज़ार कर रही है और इसको कोई नहीं समझ पाएगा। मैं जो हूँ अपने पीछे कोई लेगेसी छोड़ के नहीं जाना चाहता था, मैं कोई पिरामिड बना के नहीं जाना चाहता था। मैं चाहता था कि ये दुनिया मुझे हमेशा के लिए याद रखे, मेरे एम्पायर को याद रखे। मैं इस बात को जानता हूँ कि प्रीस्ट ऑफ अनुम जो थे उन्होंने मेरे खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करी थी, क्योंकि मैं उस जगह का जो रिलीजन चेंज कर रहा था। मैंने एटन को उनका गॉड बना दिया था वर्शिप करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा वो ऑर्डर सबसे ज़्यादा समझदारी वाला ऑर्डर था, और उसी की वजह से आज मैं शायद यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे जो है बियॉन्ड द एम्पायर कुछ लोगों ने बताया था कि यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। ऑफ कोर्स मैंने उनकी बातों को माना नहीं था जब तक मैं खुद उस रात उस वैली के अंदर नहीं पहुँच गया, उस वैली ऑफ किंग्स के अंदर नहीं पहुँच गया। वो जो है मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आए थे सितारों की तरह छुपते हुए। वो एक सिर्फ छोटी सी रोशनी थी जो कि मेरे पास आते आते बढ़ती गई और एक कॉस्मिक डेस्टिनी बन गई। वो एक होली कॉलिंग थी, अ ड्रीम फुलफिल्ड था, जैसा कि जन्नत मेरे लिए इंतजार कर रही हो, और मैंने उसका जवाब दिया। वो एलियंस इस सेक्टर में आए थे ताकि वो जो है कुछ लीडर्स को चुन सकें, कुछ ऐसे रूलर्स को चुन सकें जो कि इस पुरानी थिंकिंग के अलावा कुछ और सोचते हो, उनकी थिंकिंग इस पुराने ट्रेडिशन से कुछ ज़्यादा ही कुछ बियॉन्ड हो, ताकि उनके सेलेस्टियल ऑर्डर को कोई रिप्रेजेंट कर सके लोगों के सामने। लेकिन उस टाइम पे भी जो है मेरी डार्क एरोगेंस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और मेरे सामने वो सिर्फ मामूली से कोई गॉड्स थे। और इस तरह से वो बताता है कि किस तरह से उस रात जो है उन एलियंस ने उसको वहाँ से जो है अबडक्ट करा, यानी किडनैप करके अपने साथ ले गए। और यहाँ पे जैसे कि अकेनाटेन अपनी ये स्टोरी सुना रहा होता है वहाँ पे खड़ा हुआ, तो डूम के कैमरास तो लगे हुए होते हैं, और वो बोलता है कि तुमने ये बात बता कि अपनी डिफेट खुद लिख दी है अकेनाटेन, तो उसका मतलब साफ है कि उस वक्त तुम वैली ऑफ किंग्स के अंदर मौजूद थे जब तुम्हें किडनैप किया गया। ठीक है, फिर अब तुम्हारा जो माइट है वो तुमसे बहुत जल्द छीन लिया जाएगा फुलिश फौरा। तुमसे मैं वो चीज़ चुरा के रहूँगा जो तुम्हारी होने वाली थी, जो उस वक्त तुम्हारी हुई भी नहीं थी। और वहीं पे वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है और बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है मेरा माइंड उस चीज़ को बिल्कुल कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था। वो एक एलियन रियलिटी और एक एलियन स्पेस क्राफ्ट था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद अपनी प्रॉमिस्ड आफ्टर लाइफ के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया हूँ। लेकिन अब तक का ये पहला वंडर था जो मेरे सामने आया था। इसके बाद मेरे साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इस शिप को देखने के बाद जो मैं शौक था वो तो कुछ भी नहीं था जब मैं सच में जाके मिला जो लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया था, और वो खुद इस जहाज़ के ऑनर्स थे, वो गॉड्स देमसेल्व्स थे। और मैं इस बात को मानता हूँ कि उस वक्त का मेरा दिमाग जो था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया था। मेरा छोटा सा दिमाग वो इन सब चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता था, और उस वक्त मैं वहाँ पे जो हूँ समझ नहीं पाया। लेकिन मुझे ये बात बाद में पता चली कि सेलेस्टियल ऑर्डर ने जो है पास्ट 2 सेंचुरीज से अपनी खोज जारी रखी हुई, और वो यूनिक लोकल इनहेबिटेंट्स को ढूंढ रहे हैं जैसा कि मैं था। उनके हाथ एक अल्टीमेट पावर लग चुकी थी जिसको वो जो थे एज अ पीस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे इस केओटिक यूनिवर्स के अंदर।
उनके मुताबिक वो इस पावर का इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि थाउजेंड्स ऑफ वार्स को जो है ख़त्म किया जा सके और सारे के सारे वर्ल्ड्स वो जो है महफूज रह सकें। इलनेस, वांट और इनजस्टिस, इन चीज़ों को वो जो थे बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहते थे और ख़ासकर बुरी मेमोरीज़ को। उनकी ये जहन्नुम से जन्नत की ट्रांजिशन जो थी उसके अंदर उन्होंने डिसाइड करा था हर एक उनके कॉन्क्रीट स्पेस को जो है एक आदमी जो है वो इनलाइट करेगा, उनका एक नुमाइंदा होगा जो कि सबको लेके चलेगा, उसके पास उनकी पावर्स का कुछ हिस्सा होगा। थ्रू स्पेस एंड टाइम वो अपनी इस सर्च को जारी रखते गए और उन्होंने बहुत सारे लोगों को चुना भी, और मैं उनकी इस रिक्वायरमेंट्स के अंदर बिल्कुल फिट बैठता था। मैं एक ऐसा आदमी था जो कि बिल्कुल रूथलेसनेस था, मेरे पास एक विजन था, मैं जो था कल की सोचता था और मुझे पता था कि इसके चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बियॉन्ड है जो हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। और इस तरह जब मुझे वापसी अपना होश आया तो मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने एक अलग ही मंजर था, वो जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। उसको उन्होंने नाम दिया था हार्ट ऑफ द इन्फिनिटी, और ये उनकी पावर सोर्स थी। इसी के जरिए वो अपनी सारी की सारी शक्तियाँ खींचते थे, और ये वो शक्ति है जो उन्होंने चूज करा कि वो मेरे साथ शेयर करेंगे। ये कोई आसान तोहफा नहीं था जिसको मैं कबूल कर लेता। तकरीबन 2000 साल तक इस पावर को हासिल करने के बाद मेरा दिमाग जो था वो इंसेन हो चुका था, मैं इसको संभाल नहीं पा रहा था। इसकी जो एस्ट्रल रिविलेशंस थी वो मेरे सामने आ रही थी, ये मुझे दुनिया की हर एक चीज़ दिखा रहे थे, हर यूनिवर्स का छोटा छोटा राज बता रहे थे, और वो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे इसमें इतना वक्त लगा। लेकिन अगर बात की जाए दूसरी स्पीसीज से तो मैंने जो है उन सब में से कम टाइम में इसको अपने अंदर एडजस्ट कर लिया, और इस तरह एक और सेंचुरी गुजर गई। उसमें मैंने अपने इस गिफ्ट को जो है मास्टर करने की कोशिश करी कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है जो ये मुझे दिया गया है। लेकिन इतनी ज़्यादा शक्ति होने के बाद भी डायरेक्टली हार्ट के पास मैं नहीं जा सकता था, मेरा जाना वहाँ पे मना था, ताकि जब तक सारी की सारी डॉक्टरीन चीज़ें, सेलेस्टियल ऑर्डर का फेथ और मिस्ट्रीज मेरे ऊपर कंप्लीट प्रोटोकॉल्स के साथ ख़त्म ना हो जाएं। और इस चीज़ में मुझे तकरीबन 2000 साल और लग गए कि मैं उनका विश्वास जीत सकूं, उनको मुझ पर भरोसा हो सके कि ये ह्यूमन साइची जो है वो उनके मुताबिक ही चलेगी। और ख़ासकर इन सेलेस्टियल के सामने अगर मैं अपना पर्सनल एम्बिशन बता देता तो वो मुझ पर कभी भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, और ये एक ऐसा फ्लॉ था जो उनको नहीं पता था कि कभी ना कभी मैं इसको सामने उनके लेकर ही आऊँगा। लेकिन तब तक मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस थी कि मैं एज अ एजेंट उनके लिए काम करूँ, वो जो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं मैं वही करता रहूँ, क्योंकि जब इन्फिनाइट पावर आती है तो उसके साथ इन्फिनाइट पेशेंस खुद ब खुद आ ही जाता है। और मैं ये बात जानता था कि मेरा दिन कभी ना कभी तो ज़रूर आएगा, मुझे कभी ना कभी मौका मिलेगा उस हार्ट को एक्सेस करने का, और उसके ज़रिए मैं अनलिमिटेड पावर को जो हूँ अपने पास हासिल कर लूँगा, और उसके बाद ही मैं इस यूनिवर्स का बैलेंस सही करूँगा, जो भी इस यूनिवर्स के अंदर बिगड़ा हुआ है मैं उसको ठीक कर दूँगा। और उसके बाद से जो कोई भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करेगा तो वो सिर्फ फॉलन में से एक होगा और कुछ नहीं, और ये मेरा ड्रीम पूरा होके रहेगा, मुझे इस बात पे भरोसा था। और अब गॉड्स को भी मानना पड़ेगा कि जो मेरे पास है वो उनके पास भी कभी नहीं हो सकता। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सारे गॉड्स भी इस सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि वो जो गॉड्स वहाँ पे उसको चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो अखेनाटेन उनके सामने आता है और बोलता है कि खासकर तुम्हारी बात कर रहा हूँ हॉरस, कि तुम भी मेरे मुकाबले में नहीं आ सकते हो। और हॉरस बोलता है कि वो जान गया है कि हम उसको देख रहे हैं, और वहाँ पे जो है वो अखेनाटेन उन सब के ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि फेयरवेल प्रिटेंडर्स, तुम लोग का काम खत्म होता है। लेकिन वहीं से ज़्यूस जो है वो थॉर को अपने साथ खींचता है और एक पोर्टल के जरिए बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, अब हम इससे लड़ नहीं सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि ज़्यूस और ओडिन वहाँ से किसी ना किसी तरीके से निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे पीछे सारे के सारे गॉड्स एक बहुत ज़ोरदार धमाके में मारे जाते हैं। मतलब ये गॉड्स हैं जिसने उसको यहाँ पे सिर्फ ढांचे छोड़ दिए हैं और उन सबको मार दिया है। और इस तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम भी जो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और बोलता है कि मैंने भी अब मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, मैं जानता हूँ कि ये किस टाइम हुआ था, ये कब हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था, ये एलियन एब्डक्शन, तो मुझे बस अब टाइम में पीछे जाने की ज़रूरत है ताकि मैं सब चीज़ें जो हूँ वापसी वैसी कर सकूँ जहाँ से इसकी सबकी शुरुआत हुई थी। अखेनाटेन, ये ओमनीपोटेंस जो तुमने हासिल करी है इसको तुम बहुत जल्द खोने वाले हो, और अगर मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही और मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा तो ये सारी शक्तियाँ जो हैं ये डॉक्टर डूम के हाथ लगने वाली हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे यहाँ से बेसिकली सिर्फ डॉक्टर डूम जो है उसको अखेनाटेन को हराना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसकी जो शक्तियाँ हैं उसको हासिल भी करना चाहते हैं अपने लिए। और वहीं से थैनोस बोलता है जैसा कभी मैं हुआ करता था डूम बिल्कुल वैसा ही था, वो समझता था कि टेस्ट ऑफ पावर क्या होता है, क्योंकि उसके हाथ भी बहुत पावर्स लग चुकी थी, लेकिन वो समझता था कि इस पावर को किस तरह कॉस्मिकली इस्तेमाल कर सकता है और उसके प्लान्स कुछ ज़्यादा ही अलग थे। जाहिर सी बात है कि ये प्लान भी उसका सिर्फ फेलियर के लिए ही बनाया गया था, और परहैप्स ये बात शायद डूम भी जानता था अपने दिल के अंदर कि वो इस प्लान में चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर ले लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने ये ठान ली थी कि वो इसको करके रहेगा। ये बात काफ़ी एडमायरेबल थी कि इतनी ग्रिम डिटर्मिनेशन के बाद भी वो अपने साथ अभी भी इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर चल रहा था। उसको यकीन था कि चीज़ें बिल्कुल पहले जैसी हो जाएंगी। अभी इन लोगों को तो ये बात पता ही नहीं थी कि ये लोग चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर ले, लेकिन ये लोग जो स्ट्रगल्स कर रहे हैं उसके अंदर आखिर में कोई विनर नहीं होगा। टू बी कंटिन्यूड।